नमस्कार साथियों, मैं पवन त्रिपाठी फिर से अपने YouTube चैनल रोबाफ एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे यूपी पीईटी जीआईसी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए अकशेरुक प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में। अपना सब्जेक्ट है जूलॉजी और जूलॉजी में हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट यानी कि अकशेरुक प्राणियों में वर्गीकरण के बारे में। तो अकशेरुक प्राणियों के वर्गीकरण के अंदर अब तक हमने देखा कि इसका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या था, जो कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के लिए हमने कुछ कुंजी लक्षणों का इस्तेमाल किया है जिन्हें हम की कैरेक्टर कहते हैं, और हमने लास्ट वीडियोस में हमने की कैरेक्टर के बारे में चर्चा की थी कि ऐसे लक्षण जिनके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि ऐसे आकार की लक्षण जिनके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है और उनका कोई अपवाद नहीं होता, ऐसे लक्षणों को वर्गीकरण के कुंजी लक्षण कहा जाता है। तो हम बात करते हैं आज मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं जगत एनिमेलिया। जगत एनिमेलिया जिसे 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एनिमेलिया नाम दिया गया है, जो कि R.H. व्हिटेकर ने 5 जापान जगत सिद्धांत के अंतर्गत रखा था। और एनिमेलिया किंगडम की स्थापना कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनिमेलिया जगत की स्थापना कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई है। और आज हम बात करते हैं उसके मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। तो हम बात करते हैं कि जगत एनिमेलिया को यानी कि किंगडम एनिमेलिया को नंबर ऑफ सेल एंड टाइप ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं की संख्या और कोशिका के प्रकार के आधार पर 2 समूहों में बांटा गया है, जिनमें से पहला समूह है हमारा प्रोटोजोआ और दूसरा समूह है हमारा मेटाजोआ। तो नंबर ऑफ सेल के बेस पे हम बात करें तो प्रोटोजोआ हमारे एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इनको यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत नंबर ऑफ सेल टाइप ऑफ सेल के बेस पर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतुओं को रखा गया है, जिनको नाम दिया गया है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर केवल एक संघ शामिल किया गया है जिसका नाम है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ शब्द पहली बार गोल्डफस नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, नंबर ऑफ सेल और टाइप ऑफ सेल के बेस पर जंतुओं का एक दूसरा समूह हमको प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब है ये सारे के सारे आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और साथ ही साथ ही हमारे यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, यानी कि इनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सिंपल सी बात है कि जितने भी हमारे बहुकोशिकीय हैं वो हमेशा यूकैरियोटिक अवस्था में हमको मिलते हैं, लेकिन जो हमारे एक कोशिकीय हैं वो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। 5 जगत सिद्धांत के अनुसार संघ प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, लेकिन ये आपका एक परंपरागत मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जिसको हम एक सर्वमान्य वर्गीकरण मानते हैं, और इसी के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। इनके आधार पर एनिमेलिया किंगडम के 2 समूह बनाए गए हैं, कोशिकाओं की संख्या और कोशिका के प्रकार के आधार पर। नंबर फर्स्ट प्रोटोजोआ एंड सेकेंड इज मेटाजोआ। तो मेटाजोआ के अंदर समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक्स को शामिल किया गया है, जबकि प्रोटोजोआ के अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सजीवों को शामिल किया गया है। तो हमारा पहला कुंज लक्षण है नंबर ऑफ सेल और टाइप ऑफ सेल। तो इसके अंदर केवल एक संघ शामिल किया गया है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं मेटाजोआ की।
तो मेटाजोआ की आइडेंटिटी सबसे पहली तो यही है कि इसके अंदर सारे के सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणियों को शामिल किया गया है, यानी कि इनके अंदर कोशिकाओं की संख्या एक से ज़्यादा मिलेगी। जब कोशिकाओं की संख्या किसी भी सजीव में एक से ज़्यादा हो तो उसे बहुकोशिकीय अवस्था यानी कि मल्टी सेलुलर अवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाजोआ की आगे वर्गीकरण की, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और बात करते हैं हम मेटाजोआ की। तो मेटा का मतलब है मल्टी सेलुलर, जोआ का मतलब होता है एनिमल। तो ऐसे बहुकोशिकीय प्राणी जिनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं मेटाजोआ कहलाते हैं। मेटाजोआ को आगे ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शारीरिक संगठन की कोटि, शारीरिक संगठन की कोटि, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शारीरिक संगठन की कोटि के आधार पर दो समूहों में बांट दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं पहला समूह बनता है हमारा पैराजोआ और दूसरा समूह बनता है हमारा यूमेटाजोआ। पैराजोआ हमारे पहले बहुकोशिकीय प्राणी हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, तो इन्हें हम फर्स्ट मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट मल्टी सेलुलर यानी कि प्रथम बहुकोशिकीय प्राणी हैं आपके, और इनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन इनके अंदर कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक होती है, लेकिन फिर भी इनके अंदर ऊतकों का निर्माण नहीं होता और इनके अंदर हमेशा सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनमें कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, इसीलिए इनको पैराजोआ कहा जाता है। बहुकोशिकीय हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर ऊतकों का निर्माण नहीं होता और इनके अंदर कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। अब बात करते हैं यूमेटाजोआ की। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि पैराजोआ के अंतर्गत उन जंतुओं को, उन प्राणियों को शामिल किया जाएगा जो कि प्रथम बहुकोशिकीय कहलाएंगे, यूकैरियोटिक प्रकार के होंगे, लेकिन इनके अंदर कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाएगा। अब बात करते हैं यूमेटाजोआ की। तो यू का मतलब होता है ट्रू यानी कि सत्य, मेटा का मतलब होता है बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। जोआ का मतलब होता है एनिमल यानी कि ऐसे एनिमल जो कि हमारे बहुकोशिकीय होते हैं, सत्य प्रकार के बहुकोशिकीय होते हैं, उन्हें यूमेटाजोआ कहा जाता है। तो यूमेटाजोआ के अंतर्गत उन एनिमल्स को शामिल किया जाता है जिनके अंदर टिश्यू ऑर्गेन तथा ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो मेटाजोआ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इनके अंदर टिश्यू मिलेंगे यानी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण कर लेंगी या फिर ऊतक अंग पाए जाएंगे, टिश्यू ऑर्गेन या फिर ऑर्गेन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इनके अंदर तीन प्रकार का हमको शारीरिक संगठन देखने के लिए मिलता है। नंबर फर्स्ट टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड टिश्यू ऑर्गेन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से तात्पर्य है कि ये बहुकोशिकीय हैं, तो वे कोशिकाएं जो कि उत्पत्ति तथा कार्य में समान होती हैं मिलकर के ऊतक का निर्माण कर लेती हैं। तो इनके अंदर ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन देखने को मिलेगा। कुछ सजीवों के अंदर ऊतक आगे चल के अंगों का निर्माण कर लेते हैं, तो इनके अंदर ऊतक अंग स्तर का शारीरिक संगठन मिलेगा। और तीसरा होता है ऑर्गेन सिस्टम यानी कि अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण कर लेते हैं, तो इनके अंदर अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन देखने को मिलेगा।
तो यूमेटाजोआ के अंदर टिश्यू ऑर्गेन तथा ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। तो हमने यहाँ पे दो प्रकार के कुंजी लक्षणों का उपयोग किया है, नंबर ऑफ सेल के बेस पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, टाइप ऑफ सेल के बेस पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा कुंजी लक्षण हमने इस्तेमाल किया है ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शारीरिक संगठन की कोटि क्या है, यानी कि इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है या कोशिकाओं ने मिलकर के ऊतक, अंग अथवा तंत्र का निर्माण कर लिया है। अगर कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन है और पहले बहुकोशिकीय प्राणी है तो उनको पैराजोआ के अंदर शामिल किया जाएगा, जबकि ऐसे प्राणी जिनमें टिश्यू ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम स्तर का शारीरिक संगठन मिलेगा उनको यूमेटाजोआ के अंदर शामिल किया जाएगा। इसीलिए इनको सत्य बहुकोशिकी के नाम से भी जाना जाता है। तो यूमेटाजोआ की अगर हम बात करें तो यूमेटाजोआ को आगे डिवाइड करने से पहले हम बता दें कि पैराजोआ के अंदर केवल एक संघ को शामिल किया गया है जिसका नाम है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जिन्हें हम वर्तमान में स्पंज, सामान्य नाम से स्पंज के नाम से भी जानते हैं, और इनके अंदर केवल दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनकी उत्पत्ति तथा कार्य दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। यही कारण है कि इनके अंदर ऊतकों का निर्माण नहीं हो पाता। बहुकोशिकीय होने के बावजूद भी इनके अंदर कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन ही पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ हमारे एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कहना है कि प्रोटोजोआ में कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि इनमें प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो एक्चुअल में हमारा आंसर इसका तो होगा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि प्रोटोजोआ प्राणियों के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, जबकि पोरीफेरा के अंदर संघ पोरीफेरा के सदस्यों में जिन्हें हम स्पंज के नाम से जानते हैं, इनके अंदर कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो शारीरिक संगठन की कोटि के आधार पर दो समूह बनाए गए हैं, एक तो वो जिनमें कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है और दूसरे वो जिनमें ऊतक अंग अथवा अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो यूमेटाजोआ फर्दर डिफरेंशिएट इनटू टू टाइप, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो शारीरिक संगठन की कोटि के आधार पर बहुकोशिकीय मेटाजोआ प्राणियों को दो समूहों में बांटा गया, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास संघ पोरीफेरा, और पोरीफेरा में बहुकोशिकीय हैं, ये यूकैरियोटिक हैं, लेकिन इनमें कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इनमें केवल दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, नंबर फर्स्ट पेनेकोसाइट, सेकेंड इज कोएनोसाइट, जिनकी उत्पत्ति और कार्य दोनों का अलग अलग होने की वजह से ऊतकों का निर्माण नहीं कर पाते। पोरीफेरा के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और यहाँ पे करना चाहूँगा कि पोरीफेरा इस धरती के सबसे पहले बहुकोशिकीय एनिमल माने जाते हैं, जो कि स्वच्छ जलीय तथा लवणीय दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। यानी कि आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाएंगे और मैरीन हैबिटेट यानी कि समुद्री आवासों में भी देखने को ये मिल जाएंगे। तो इनके अंदर कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है, लेकिन इनमें समिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी आकृति अनिश्चित प्रकार की होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसे ब्लाइंड स्ट्रीट ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इससे संबंधित कंपटीशन में एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ से कि ब्लाइंड स्ट्रीट ऑफ डाइवर्सिटी, ब्लाइंड स्ट्रीट ऑफ डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की अंधी गली का सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास पोरीफेरा। इसे जैव विविधता की अंधी गली यानी कि ब्लाइंड स्ट्रीट ऑफ डाइवर्सिटी क्यों कहा जाता है? तो सबसे ज़रूरी बात है कि इन पोरीफेरा के उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन के बारे में अभी तक हमें कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही हम बता सकते हैं कि इनके पूर्वज कौन रहे होंगे, इनके पूर्वजों की विशेषताएं क्या रही होंगी। अगर हम प्रोटोजोआ के साथ इसकी समानता देखते हैं तो वो प्रोटोजोआ के साथ भी इनकी पूर्वजता सम्मिलित नहीं की जा सकती है, यानी कि ना तो ये इसके साथ सजातीय रखते हैं और ना ही किसी और अन्य सदस्य के साथ सजातीयता को प्रदर्शित करते हैं। तो सीधी सी बात है, पोरीफेरा को ब्लाइंड स्ट्रीट ऑफ डाइवर्सिटी का नाम दिया गया है, यानी कि जैव विविधता की अंधी गली कहते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज अभी तक अज्ञात हैं और इनकी उत्पत्ति के बारे में अभी तक कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये पॉरीफेरा के बारे में। कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं अगले यूमेटाजोआ की। तो वे सजीव, वे प्राणी जिनके अंदर ऊतक अंग अथवा अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, उन्हें यूमेटाजोआ को फिर दोबारा से सम्मिति के आधार पर, अगला कुंजी लक्षण है हमारा सम्मिति, तीसरा कुंजी लक्षण है हमारा सम्मिति, जिसे हम बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं हम सममिति। सममिति के आधार पर इसको फिर दोबारा से दो समूहों में बांटा गया है, जिनमें से पहला समूह है हमारा रेडिएटा और दूसरा समूह है हमारा बाइलेटेरिया। तो पहला समूह बना हमारा रेडिएटा और दूसरा समूह हमारा बना बाइलेटेरिया। तो यूमेटाजोआ हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जिनमें अरीय समिति पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि इनको एक अक्ष और एक से अधिक तलों से दो समान भागों में बांटा जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं अरीय समिति। और दूसरे वो जिनमें विभाजन का अक्ष भी एक होता है, तल भी एक होता है, उसे हम कहते हैं द्विपार्श्व समिति। जैसे कि अभी हम बात करें तो जैसे कि इस मार्कर की बात करें, इसको अगर एक इंडिविजुअल माना जाए तो इसके अंदर अभी तो द्विपार्श्व समिति देखने को मिल रही है, यानी कि एक्स भी एक है और विभाजन का तल भी एक है। लेकिन अगर हम इसके कैप को हटा करके इसके अंदर समिति की बात करें तो अक्ष का निर्धारण तो यहाँ से हो जाएगा कि इसके अंदर एक अक्ष है लेकिन विभाजन के तल अनेक हैं, यानी कि किसी भी तल से दो समान भागों में बांटा सके लेकिन अक्ष एक हो, तो एक अक्ष तथा एक से अधिक विभाजन तल किसी अगर प्राणी के अंदर नज़र आते हैं तो उसे हम अरीय समिति का नाम देते हैं। तो अरीय समिति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इनके अंदर अक्ष एक और विभाजन के तल अनेक पाए जाते हैं। ऐसे प्राणियों में अरीय समिति पाई जाती है और इन प्राणियों को रेडिएटा प्राणी कहा जाता है। दूसरे वो प्राणी होते हैं जिनको हम बाइलेटेरिया का नाम देते हैं। बाइलेटेरिया का मतलब होता है ऐसे प्राणी जिनके अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति का मतलब ये होता है कि विभाजन का अक्ष भी एक होगा और विभाजन का तल भी एक होगा, जिससे काटने पर किसी भी प्राणी के दो समान टुकड़े हमको प्राप्त हो जाएं, तो उसे हम बोलते हैं द्विपार्श्व समिति। यानी कि मानव के अंदर केवल एक विभाजन का अक्ष और एक ही विभाजन का तल होता है, इसलिए मानव के अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। अगर एक से अधिक तल होते तो हम कहते हैं कि सजीव के अंदर अरीय समिति पाई जाती है। अगर विभाजन का अगर एक भी तल नहीं होता तो ऐसे सजीव हमारे असमित कहलाते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा। प्रोटोजोआ पॉरीफेरा में सबकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इनमें कुछ प्राणी तो ऐसे होते हैं जिनमें कोई समिति नहीं पाई जाती है, असमित होते हैं यानी कि एसिमेट्रिकल होते हैं, जबकि दूसरे कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनमें अरीय समिति यानी कि रेडियल सिमेट्री और किसी के अंदर स्फेरिकल यानी कि गोली समिति भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम रेडिएटा की बात करें तो रेडिएटा की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यही है कि इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, जिसे हम बोलते हैं अरीय समिति। तो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं ये अपने अरीय समित प्राणी हैं हमारे। तो अरीय समिति का मतलब है इनमें विभाजन का अक्ष भी एक होगा और विभाजन का तल भी एक से अधिक होगा। तो इस स्थिति को हम रेडिएटा यानी कि रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं और रेडियल सिमेट्री शो करने वाले एनिमल्स को रेडिएटा कहा जाता है। तो यूमेटाजोआ हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जिनमें अरीय समिति पाई जाती है और दूसरे वो जिनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। जिनमें अरीय समिति पाई जाती है उनको रेडिएटा कहा जाता है और जिनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है जिन्हें बाइलेटेरिया कहा जाता है। और समिति के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि हमारा एक वर्गीकरण का महत्वपूर्ण कुंजी लक्षण माना जाता है, जो कि एक प्रकार का आकार की लक्षण है। तो समिति का निर्धारण अगर हमें करना है तो प्राणी की बाह्य संरचना के आधार पर करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आकार की मॉर्फोलॉजी। क्योंकि मॉर्फोलॉजी का जंतुओं के अंदर कोई अपवाद नहीं होता, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसीलिए इन्हीं का उपयोग करके हम वर्गीकरण किया जाता है।
लेकिन जब हम पादपों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो पादपों की आकार की बार बार परिवर्तित होती रहती है। यही कारण है कि पादपों का वर्गीकरण आकार के लक्षणों के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो उनके अंदर जो संरक्षी लक्षण होते हैं जिन्हें हम जन्यक लक्षण कहते हैं, केवल उन्हीं के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन जंतुओं के अंदर जन्यक लक्षण हमारे संरक्षित नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, स्थायी नहीं होते, परिवर्तित होते रहते हैं। जनन की अनेक विधियां हैं, इसीलिए जंतुओं का निर्धारण वर्गीकरण उनके आकार की लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही हमारे वर्गीकरण के कुंजी लक्षण यानी कि आकार के लक्षणों को ही वर्गीकरण के कुंजी लक्षण कहा जाता है। अब बात करते हैं बाइलेटेरिया की। बाइलेटेरिया प्राणियों की विशेषता, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इनके अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, यानी कि इनमें बाइलेटरल, ये हमारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल प्राणी होते हैं, यानी कि इनके अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है जिनको बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। और ऐसे प्राणियों को बाइलेटेरिया कहा जाता है क्योंकि इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। रेडिएटा का हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेडिएटा का हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर संघ सीलेंट्रेटा को सम्मिलित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंतर्गत सीलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया, सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम है जिसे हम ट्रेडिशनल नेम या परंपरागत नाम या पुराना नाम कहते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। कई सारी पुरानी ऑथेंटिक बुक के अंदर सीलेंट्रेटा के स्थल पर आपको नाइडेरिया नाम मिलेगा। नाइडेरिया का मतलब होता है नेटल लायक, क्योंकि इनकी संरचना कुछ कुछ पादपों से मिलती जुलती दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में ये पादप ना होकर के ये समुद्री प्राणी हैं हमारे, जो कि एक स्थान पर स्थानबद्ध रहते हैं और ये हमेशा कॉलोनी यानी कि निवह के रूप में पाए जाते हैं। तो सीलेंट्रेटा नाम क्यों दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि सीलेंट्रेटा इनका मॉडर्न नाम है। तो सीलेंट्रॉन, इनके अंदर एक जठर संवहनी गुहा पाई जाती है जो कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने, पाचन और उत्सर्जन संबंधी क्रियाओं में इसकी सहायता करती है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जठर संवहनी गुहा कहते हैं। और जठर संवहनी गुहा की उपस्थिति के कारण इनको सीलेंट्रेटा नाम दिया गया है, क्योंकि जठर संवहनी गुहा को बाद में सीलेंट्रॉन नाम दिया गया था। और ऐसे प्राणी जिनके अंदर सीलेंट्रॉन पाई जाती है, यानी कि सीलेंट्रॉन एटा का मतलब है रखने वाले, टू बियरिंग्स, यानी कि ऐसे प्राणी जिनके अंदर सीलेंट्रॉन पाई जाती है उनको सीलेंट्रेटा प्राणी कहा जाता है। सीलेंट्रेटा के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और ये करेंगे कि सीलेंट्रेटा से पहले के जितने भी हमारे प्राणी हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ और संघ पॉरीफेरा के जितने भी हमारे सदस्य हैं, उन सब के अंदर हमेशा अलैंगिक जनन विधि द्वारा ही प्रजनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि इनके अंदर लैंगिक जनन का विकास नहीं हुआ। लेकिन सीलेंट्रेटा प्राणियों के अंदर पहली बार लैंगिक जनन को देखा गया है, यानी कि इनके अंदर वृषण और अंडाशय का निर्माण हो जाता है और निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर जल में होती है, यानी कि इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम बाह्य निषेचन की क्रिया कहते हैं, उसे सबसे पहले सीलेंट्रेटा प्राणियों के अंदर ही सबसे पहले ये डेवलप हुई थी। और सीलेंट्रेटा प्राणियों के अंदर वृषण तथा अंडाशय दोनों पाए जाते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनमें लैंगिक जनन का विकास हो चुका है। अब बात ये आती है कि लैंगिक जनन, जैसे कि मानव के अंदर वृषण और अंडाशय का निर्माण, जैसे कि हमने 12th क्लास में कभी पढ़ा हो तो हमें याद है कि उसमें दे रखा है मानव का जनन तंत्र। तो इसमें लिखा हुआ है कि मानव के जनन तंत्र का, यानी कि वृषण और अंडाशय, यानी कि वृषण और अंडाशय जिन्हें हम मेल और फीमेल गोनाड के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम जनन के नाम से जानते हैं, उनका निर्माण मीजोडर्म से होता है। लेकिन सीलेंट्रेटा प्राणियों के अंदर तो मीजोडर्म होता ही नहीं है। तो फिर सीधी सी बात है कि इनके अंदर वृषण और अंडाशय का निर्माण किसने किया। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही बनता है इसके अंदर कि वृषण और अंडाशय का निर्माण जब मीजोडर्म है नहीं, तो किस स्तर से मीजोडर्म ना होने के बावजूद भी इनके अंदर वृषण और अंडाशय का निर्माण होता है। तो इसका सबसे बढ़िया आंसर है, थोड़ा ध्यान से सुने, कि सीलेंट्रेटा प्राणियों के अंदर मीजोडर्म एब्सेंट होता है। तो सीधी सी बात है, ये हमारे डिप्लोब्लास्टिक प्राणी हैं।
यानी कि इनमें वेल डेवलप्ड एक्टोडर्म है, सुविकसित एक्टोडर्म, और इनके अंदर सुविकसित एंडोडर्म यानी कि वेल डेवलप्ड एंडोडर्म पाई जाती है, लेकिन मीजोडर्म नहीं है। तो जब मीजोडर्म नहीं है तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था वर्गीकरण के कुंजी लक्षण में कि जब तक मीजोडर्म का विकास नहीं होगा तब तक किसी भी सजीव के अंदर देह गुहा यानी कि सीलोम का निर्माण भी नहीं होगा, और जब तक सीलोम का निर्माण नहीं होगा तो बॉडी के अंदर कैविटी यानी कि गुहा का निर्माण नहीं होगा, तो सीधी सी बात है अंगों को रखने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है कि इनके अंदर मीजोडर्म का विकास न होकर के डायरेक्ट एंडोडर्म वृषण और अंडाशय का निर्माण कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके अंदर वृषण और अंडाशय का निर्माण एंडोडर्म करता है, यानी कि इनमें एंडोडर्मल गोनाड्स पाए जाते हैं। तो इनमें गोनोसील के रूप में फॉल्स सीलोम का डेवलपमेंट होता है, जिसे असत्य प्रकार की देह गुहा के नाम से जाना जाता है। तो सीलेंट्रिडा प्राणियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर से पहली बार यहीं से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इससे पहले के प्राणियों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो सीलेंट्रिडा प्राणियों से हमारे लैंगिक जनन का विकास प्रारंभ हुआ है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि सीलेंट्रिडा से पहले के जो प्राणी हैं जैसे कि प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा, इनके अंदर क्या होता है, इन दोनों के अंदर, इसके अंदर तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर सेलुलर यानी कि कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन, और इनके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनके अंदर ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। और ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन जब इनके अंदर पाया जाता है तो सीधी सी बात है अभी अंगों का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब तक मीजोडर्म का विकास नहीं होगा देह गुहा का निर्माण नहीं होगा, और जब तक देह गुहा का निर्माण नहीं होगा तो अंगों को रखने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अगर हम इनके अंदर स्थान उपलब्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इनके अंदर मीजोडर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो। तो मीजोडर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट सीलेंट्रिटा से प्रारंभ नहीं होता, बल्कि जब तक कि मीजोडर्म विकसित नहीं हो जाएगी तब तक सीलोम का विकास नहीं होगा। इसीलिए सीलेंट्रिटा प्राणियों में एंडोडर्मल गोनाड्स तो पाए जाते हैं, तो इनमें गोनोसील के रूप में देह गुहा का निर्माण होता है जो कि एंडोडर्म से विकसित होता है, लेकिन इनके अंदर सत्य प्रकार की देह गुहा नहीं पाई जाती है। तो ये हमारे एसीलोमेटा प्राणी हैं जिनके अंदर देह गुहा का निर्माण नहीं होता। अगली इम्पोर्टेंट बात कि नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम का प्रारंभ भी हमारा सीलेंट्रिटा प्राणियों से ही प्रारंभ हुआ है। इससे पहले के प्राणियों में नर्वस सिस्टम नहीं देखा जाता है, यानी कि इनके अंदर एक विशेष संरचना बनती है जिन्हें हम पॉलिप तथा मेडुसा के नाम से जानते हैं। मेडुसा दिखने में एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि पानी में स्वतंत्र रूप से गमन करती हैं। तो पॉलिप की कॉलोनी को हम सीलेंट्रिटा कहते हैं, यानी कि कोरल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनका कंकाल, इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो वास्तव में जिसे हम लाइम कहते हैं, चूना कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल इनके अंदर पाया जाता है। जब ये एनिमल मर जाते हैं तो मरने के बाद समुद्र की तली के अंदर जमा हो जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि बात इनके आवास से संबंधित हो रही है। तो सीलेंट्रिटा का कोई भी सदस्य स्वच्छ जलीय आवास में यानी कि तालाब, नहर, नदियों और झरनों के अंदर आपको नहीं मिलेगा। सीलेंट्रिटा के सभी सदस्य समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। जबकि ये समुद्री आवासों में पाए जाते हैं तो सीधी सी बात है कि जब ये प्राणी मर जाएंगे तो इनका कंकाल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो समुद्र की तली में जमा होने लगता है और कई वर्षों में जमा होकर के प्रवाल भित्तियों का निर्माण करता है, जिन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं। तो कोरल रीफ्स को उनकी बनावट के आधार पर हम 3 समूहों में बांटते हैं। वो बात की बात है कि जब हम सीलेंट्रिटा पढ़ेंगे तो इसकी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जैव विविधता का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण भी सीलेंट्रिटा से ही निकल के आता है। तो इनकी बात करें तो जैव विविधता का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि एक प्रकार की प्रवाल भित्ति है। बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट, समुद्री तट के अंदर पाई जाती है, जिसकी लंबाई 2000 स्क्वायर किलोमीटर है।
अतः हम कह सकते हैं कि इसको स्पेसिफिक देखा जा सकता है, जिसे हम जैव विविधता का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है यहाँ से एक क्वेश्चन कि सीलेंटेटा प्राणियों से ही नर्वस सिस्टम प्रारंभ हुआ है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट एक्टोडर्म करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लैंगिक जनन का विकास भी आपका सीलेंटेटा से ही स्टार्ट हुआ है, इससे पहले के प्राणियों में लैंगिक जनन नहीं पाया था। तो हम कह सकते हैं सीलेंटेटा के बाद के जितने भी संघ हमारे पढ़ेंगे उन सब के अंदर हम लैंगिक जनन को हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक चौथा संघ और शामिल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा, जिन्हें कॉम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। टीन्स माने होता है कंघे और फोरा का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि ऐसे प्राणी जिनका स्वरूप कंघे के समान होता है टीनोफोरा कहलाते हैं। और इन प्राणियों की विशेषता ये है कि ये केवल समुद्री आवास में पाए जाते हैं। फिलहाल में इनको माइनर फाइला के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि इन प्राणियों की संख्या वर्तमान में सामान्य से काफ़ी कम हो चुकी है। तो कई सारे जूलॉजिस्टों के अंदर मिलकर के इस टीनोफोरा को माइनर फाइला के अंदर भी रखा गया है, और इन दोनों के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर अरिसमिति पाई जाती है। तो विभाजन का अक्ष एक और तल अनेक इनके अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि एक से अधिक तलों से इसको दो समान भागों में बांटा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो पहला संघ हुआ हमारा प्रोटोजोआ, दूसरा हुआ हमारा पॉरीफेरा जिन्हें हम स्पंज कहते हैं, तीसरा हुआ हमारा सीलेंटेटा जिन्हें हम कोरल्स कहते हैं या नाइडेरिया के नाम से जानते हैं, और चौथा हुआ हमारा टीनोफोरा, क्योंकि इसकी कुछ जातियाँ हमारे समुद्री आवासों में पाई जाती हैं। इनको माइनर फाइला के अंदर शामिल किया गया है। अब बात करते हैं बाइलेटेरिया की। तो बाइलेटेरिया के अंदर उन सजीवों को शामिल किया गया है, उन प्राणियों को शामिल किया गया है जिनमें ऊतक, अंग और अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, तथा इनको एक अक्ष तथा एक तल से दो समान भागों में बांटा जा सके, ऐसे प्राणियों को बाइलेटेरिया कहा जाता है। तो बाइलेटेरिया की अगर हम बात करें तो बाइलेटेरिया को देह गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसे 3 समूहों में बांटा गया है। तो हमारा वर्गीकरण का चौथा सबसे महत्वपूर्ण कुंजी लक्षण है, जिसे हम बोलते हैं सीलोम। हिंदी में कहते हैं इसको देह गुहा और इंग्लिश में कहते हैं इसको बॉडी कैविटी। तो देह गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कि देह गुहा अगर इनके अंदर उपस्थित है तो सीलोमेटा, और देह गुहा नहीं है तो ए सीलोमेटा कहलाते हैं। तो बाइलेटेरिया ग्रुप फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलोम। If the coelom absent in any individual called the acylometa. acylometa, ए का मतलब होता है एब्सेंट, सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी, एटा का मतलब रखने वाले, यानी कि ऐसे प्राणी जिनके अंदर देह गुहा नहीं पाई जाती है। तो सीधी सी बात है मीजोडर्म अनुपस्थित और ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन। तो इनके अंदर भी ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, मीजोडर्म अनुपस्थित होता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट होते हैं। तो इनको डिप्लोब्लास्टिक इंडिविजुअल्स भी कहा जाता है। तो डिप्लोब्लास्टिक इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी यही होगी कि मीजोडर्म इनके अंदर एब्सेंट होगा। जब मीजोडर्म इनके अंदर एब्सेंट होगा तो सीधी सी बात है देह गुहा भी इनके अंदर एब्सेंट होगी, क्योंकि सीलोम का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मीजोडर्म का विकास नहीं हो जाता। तो ये सारे के सारे हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और इनमें गोनाड्स का निर्माण एंडोडर्म से होता है, जैसे कि सीलेंटेटा और टीनोफोरा में हो रहा था। तो सीलेंटेटा, टीनोफोरा और एक संघ है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिन्हें हम चपटे कृमियों के नाम से जानते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज। सारे के सारे इसके इंडिविजुअल मानव सहित अन्य प्राणियों के अंदर अंतः परजीवी रूप से पाए जाते हैं, पैरासाइट प्रकार के होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ये पृष्ठ एवं अधर सतह से चपटे होने के कारण इनको प्लेटीहेल्मिन्थीज का नाम दिया गया है। हिंदी में इन्हें फ्लैट वर्म यानी कि चपटे कृमि भी कहा जाता है। और इनके अंदर मीजोडर्म पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है, इनके अंदर केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है और देह गुहा पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है। तो इनके अंदर द्विपार्श्व समिति
ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन, देह गुहा अनुपस्थित, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म एंडोडर्म उपस्थित इनके अंदर होती है और इनके अंदर वृषण यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी वृषण और अंडाशय का निर्माण एंडोडर्म द्वारा किया जाता है कि सीलेंटेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थीज में एंडोडर्मल गोनाड्स पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक मिल गई है कि रेडिएटा से लेकर के एसिलोमेटा, रेडिएटा में जैसे फाइलम सीलेंटेटा, फाइलम टीनोफोरा और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर एंडोडर्मल गोनाड्स पाए जाते हैं यानी कि मीजोडर्म एब्सेंट, डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम एब्सेंट, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कितना इजी हो जाता है इस टेबल की सहायता से इस चीज़ को समझना। दूसरा समूह बनाया गया जिसका नाम रखा गया स्यूडोसिलोमेटा। स्यूडोसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा का सीधा सा मतलब, स्यूडो का मतलब होता है असत्य, स्यूडो का मतलब असत होता है असत्य यानी कि कूट प्रकार की, सीलोम का मतलब हुआ देगवा, एटा का मतलब है रखने वाले, यानी कि ऐसे प्राणी जिनके अंदर असत्य प्रकार की देह गुहा पाई जाती है स्यूडोसिलोमेटा कहलाते हैं। इन्हें कूट देह गोहिक प्राणी भी कहा जाता है। तो इनके अंदर जब सीलोम असत्य प्रकार की पाई जाती है तो सीधी सी बात है मीजोडर्म इनके अंदर अल्प विकसित अवस्था में पाई जाती है, यानी कि इमैच्योर यानी कि इनकम्प्लीटली डेवलप्ड इनके अंदर मीजोडर्म देखी जाती है जो कि छोटे छोटे पाउचों के रूप में विकसित होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इनमें मीजोडर्म का विकास तो होता है लेकिन स्पष्ट रूप से, उचित प्रकार से यानी कि स्पष्ट रूप से मीजोडर्म का विकास नहीं हो पाता। मीजोडर्म एक छोटे छोटे पाउचों के रूप में विकसित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक तो हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म इनके अंदर सुविकसित होती हैं लेकिन मीजोडर्म अल्प विकसित होती है। तो देह गुहा का विकास भी इनमें अल्प विकसित रूप से ही होता है। तो इनके अंदर अंग तो बन जाते हैं लेकिन तंत्रों का निर्माण नहीं हो पाता क्योंकि देह गुहा स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हो पाई है। जब तक देह गुहा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी तब तक अंग तंत्र स्तर के शारीरिक संगठन का निर्माण नहीं हो सकता। तो इनके अंदर हम देख सकते हैं कि इनके अंदर द्विपार्श समिति पाई जाती है। ये त्रिकोरकीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म इनके अंदर उपस्थित होती है लेकिन मीजोडर्म अल्प विकसित अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इनमें अल्प विकसित प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। और इसका हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फाइलम एसके हेलमिन्थीज। एसके हेलमिन्थीज जिन्हें राउंड वर्म या निमेटोडा भी कहा जाता है। तो निमेटोडा प्राणियों यानी कि नेमेटिन का मतलब होता है धागा, इन्हें धागा क्रमी, इन्हें गोल क्रमी आदि नामों से जाना जाता है। इनका पुराना नाम तो है निमेटोडा जो कि इनका ट्रेडिशनल नेम है और इसको मॉडर्न नाम दिया गया है एसके हेलमिन्थीज राउंड वर्म। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास वोचीरिया ब्रैंकऑफ्टाई। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसका नाम है हाथी पाँव। हाथी पाँव बीमारी जो कि एक एसके हेलमिन्थीज की उपस्थिति के कारण होती है जिसका नाम है वोचीरिया ब्रैंकऑफ्टाई, जो कि हमारी लसिका ऊतकों के अंदर और लसिका वाहिनियों से जाकर के पोषण ग्रहण करता है और परजीवी रूप से पाया जाता है। इसी के साथ जो तीसरा समूह है हमारा वो है हमारा यूसिलोमेटा। नाम से ही मालूम चल रहा है यूसिलोमेटा। यू माने सत्य, सिलो माने देगवा, एटा यानी कि रखने वाले, यानी कि ऐसे सजीव जिनमें सत्य प्रकार की देह गुहा पाई जाती है उन्हें यूसिलोमेटा कहा जाता है। तो यूसिलोमेटा प्राणियों के अंदर सत्य प्रकार की देह गुहा पाई जाती है यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरकीय प्रकार के होते हैं। एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म वेल डेवलप्ड, सीलोम वेल डेवलप्ड प्रेजेंट एंड organ system grade of body organization found in all यूसिलोमेट्स। तो क्लियर सी बात है यहाँ पे कि यूसिलोमेटा प्राणियों के अंदर स्पष्ट प्रकार की देह गुहा पाई जाती है तो इनके अंदर अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों के अंदर ही द्विपार्श्व समिति यानी कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे क्रमियों में द्विपार्श्व समिति, एसके हेलमिन्थीज में द्विपार्श्व समिति और यूसिलोमेटा में द्विपार्श्व समिति। तो देह गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमारे ये तीन प्रकार के बाइलेटेरिया प्राणी होते हैं, एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा एंड यूसिलोमेटा। एसिलोमेटा का एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्यूडोसिलोमेटा का एग्जांपल एसके हेलमिन्थीज
और यूसिलोमेटा को फर्दर आगे चल के देह गुहा की उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि ओरिजिन ऑफ सीलोम। तो अगला कुंजी लक्षण है हमारा ओरिजिन ऑफ सीलोम। तो देह गुहा की उत्पत्ति के आधार पर हमारे यूसिलोमेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं यूसिलोमेटा की। तो यूसिलोमेटा ये प्राणी यानी कि जिनमें स्पष्ट यानी कि सत्य प्रकार की देह गुहा पाई जाती है, उन्हें हम यूसिलोमेटा कहते हैं। तो यूसिलोमेटा जो हमारे बाइलेटेरिया हैं, यूसिलोमेटा, तो यूसिलोमेटा जिनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, उन्हें उनके अंदर अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ये त्रिकोरकी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सुविकसित होते हैं। लेकिन इनमें देह गुहा का निर्माण दो प्रकार से होता है। अगर मेसोडर्म का विकास टीलोब्लास्ट कोशिकाओं से हो तो हमारा वर्गीकरण का अगला कुंजी लक्षण है जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ सीलोम। ओरिजिन ऑफ सीलोम यानी कि देह गुहा की उत्पत्ति। देह गुहा की उत्पत्ति के आधार पर यूसिलोमेटा प्राणियों को दो समूहों में बांटा गया है। पहला है अपना साइजोसीलोमेटा और दूसरा है अपना एंटेरोसीलोमेटा। एंटेरोसीलोमेटा। अब अगर हम साइजोसीलोमेटा की बात करें तो साइजोसीलोमेटा को हम दीर्ण देह गुहिक बोलते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं दीर्ण देह गुहिक प्राणी, यानी कि ऐसे प्राणी जिनके अंदर साइजोसीलोम यानी कि दीर्ण प्रकार की देह गुहा पाई जाती है, उन्हें हम साइजोसीलोमेटा के नाम से जानते हैं। और इनकी खास बात यह है कि इनके अंदर मेसोडर्म का विकास टीलोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। तो टीलोब्लास्ट कोशिकाएं जिन्हें हम 4D सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और टीलोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण एंडोडर्म करता है जो कि आगे चल के मेसोडर्म के रूप में विकसित होता है। अगर मेसोडर्म का विकास टीलोब्लास्ट कोशिकाओं से हो तो बनने वाली सीलोम यानी कि देह गुहा को हम साइजोसीलोम यानी कि दीर्ण देह गुहा कहते हैं, और प्राणियों को साइजोसीलोमेटा कहा जाता है। और इसका सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का। ये तीन संघ के प्राणी ऐसे हैं जिनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, त्रिकोरकी होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म प्रेजेंट होती हैं, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, और इनके अंदर मेसोडर्म का विकास टीलोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। तो इनमें साइजो प्रकार की सीलोम यानी कि दीर्ण प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात और, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को, इन तीनों को हम प्रोटोस्टोमिया के नाम से भी जानते हैं। प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया का मतलब ये होता है, प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ यानी कि मुख। यदि भ्रूणीय प्रवर्धन की गैस्ट्रुला अवस्था में, दोबारा ध्यान से सुने, यदि भ्रूणीय प्रवर्धन यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की गैस्ट्रुला अवस्था में, जबकि मॉर्फोजेनिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, तो भ्रूणीय प्रवर्धन की गैस्ट्रुला अवस्था में यदि ब्लास्टोपोर यानी कि कोरक रंध्र से पहले मुख का निर्माण होता है तो ऐसे प्राणी प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। तो इनमें कोरक रंध्र बनता है गैस्ट्रुला अवस्था में जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, कोरक रंध्र। और इससे यदि पहले माउथ का निर्माण हो तो ऐसे प्राणियों को प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है। तो प्रोटोज का मतलब होता है प्रथम, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। तो पहले माउथ का निर्माण हो रहा है ब्लास्टोपोर यानी कि कोरक रंध्र से। तो नीट में और बड़े बड़े कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि ब्लास्टोपोर का निर्माण भ्रूणीय प्रवर्धन की कौन सी अवस्था में होता है, तो हमारा आंसर होता है गैस्ट्रुला अवस्था में। बच्चे इसके लिए क्या करते हैं, B4 ब्लास्टुला, B4 ब्लास्टोपोर। ऐसा कुछ नहीं है कि भ्रूणीय प्रवर्धन में ब्लास्टोपोर का निर्माण ब्लास्टुला अवस्था में तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि उनमें आकारकीय संरचनात्मक गतियाँ नहीं हो पाती हैं, जिन्हें मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। जब तक कोशिकाओं के भविष्य का निर्धारण नहीं होगा, कोशिकाओं में गति नहीं होगी, कोशिकाओं का जीन सक्रिय नहीं होगा, तब तक पोरक रंध्र यानी कि ब्लास्टोपोर का निर्माण नहीं होगा। और जब तक ब्लास्टोपोर का निर्माण नहीं होगा, प्राणी के अंदर मुख और गुदा का निर्धारण भी नहीं होगा। अगर भ्रूणीय परिवर्धन की गैस्ट्रुलावस्था में कोरक रंध्र से पहले अगर माउस बनता है तो उनको प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जिन्हें हम बोलते हैं साइजोसीलोमेटा, तो हम कह सकते हैं कि ऑल साइलोसीलोमेटा आर प्रोटोस्टोमिया, क्योंकि जितने भी प्रोटोस्टोमिया हैं उन सब के अंदर साइजोम प्रकार की सीलो मिलती है, दीर्घ प्रकार की देगो पाई जाती है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और संघ मोलस्का। तीनों की तीनों हमारे प्रोटोस्टोमिया हैं और तीनों की तीनों साइजोसीलोमेटा हैं, और इन्हें यूसीलोमेटा के रूप में जाना जाता है, जिनके अंदर सत्य प्रकार की देगवा पाई जाती है। तो साइजोसीलोम एक प्रकार की सत्य देगवा है। अब बात करते हैं हम एंटेरोसीलोमेटा, जिसे हम आंत्रदेह गुहेक कहते हैं। आंत्रदेह गुहेक यानी कि इन ऐसे प्राणी जिनमें एंटेरोसीलोम यानी कि आंत्र प्रकार की देह गुहा पाई जाती है, एंटेरोसीलोमेटा कहलाते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनके अंदर मीजोडर्म का विकास एंडोडर्मल पाउच से होता है। एंडोडर्मल पाउच, हाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ सीलोम की, यानी कि देहगुहा की उत्पत्ति। यानी कि वे प्राणी जिनमें सत्य प्रकार की देहगुहा पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सुविकसित मीजोडर्म पाई जाती है, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, उनके अंदर देहगुहा का निर्माण दो प्रकार से होता है। या तो टीलोब्लास्ट कोशिकाओं से मीजोडर्म बनती है तो सीलोम कहलाती है साइजोसीलोम, और प्राणी कहलाता है साइजोसीलोमेटा। और यदि मीजोडर्म का विकास एंडोडर्मल पाउच से हो, मीजोडर्म का विकास यदि एंडोडर्मल पाउच से हो तो बनने वाली देहगुहा को एंटेरोसीलोम यानी कि आंत्र देहगुहा कहते हैं, और प्राणियों को एंटेरोसीलोमेटा कहा जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि वैसे तो इनको बाइलेटेरिया के अंदर शामिल किया गया है, लेकिन इनके सभी प्राणियों में बाइलेटेरियल सिमेट्री नहीं देखी जा सकती। इनकी वयस्क अवस्था में तो अरीय समिति मिलती है, लेकिन इनकी लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इसीलिए इनको बाइलेटेरिया का एक्सेप्शन यानी कि अपवाद भी कहा जाता है। और अरस्तु ने जंतुओं के अंदर जब पहली बार निषेचन का अध्ययन किया था तो इकाइनोडर्मेटा का एक सदस्य है जिसका नाम है सी आर्चिन इकाइनस, जिसके अंडों पर पहली बार निषेचन का अध्ययन किया गया था, वो इकाइनोडर्मेटा का ही सदस्य है। इकाइंस का मतलब होता है कांटे, डर्मा का मतलब स्किन, एटा का मतलब रखने वाले, यानी कि ऐसे प्राणी जो कि अपनी त्वचा पर, स्किन पर कांटे रखते हैं, उन्हें हम इकाइनोडर्मेटा के नाम से जानते हैं। और इस संघ के प्राणियों की विशेषता ये है कि सभी की सभी समुद्री आवासों में पाए जाते हैं और ये शिकारी प्रवृत्ति के प्राणी भी होते हैं। और इनके अंदर वयस्क अवस्था में अरीय समिति, लेकिन लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। दूसरा उदाहरण है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा के अंदर शामिल किया जाता था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जब हेमिकॉर्डेटा का एक उदाहरण है जिसका नाम है बेलेनोग्लॉसस। तो बेलेनोग्लॉसस में जब पहली बार बालफोर ने स्टडी किया था तो उन्होंने कहा था कि इनके सिर में पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो नोटोकॉर्ड सिर में उपस्थित होने के कारण इसको हेमिकॉर्डेटा नाम दिया गया है। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इसको नन कॉर्डेटा यानी कि इनवर्टिब्रेट के अंदर शामिल किया गया है। तो इनवर्टिब्रेटा प्राणियों में फिलहाल एक नया फाइलम और शामिल किया गया है जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। ट्रेडिशनल परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार इनको कॉर्डेटा के प्रोटोकॉर्डेटा समूह के अंदर शामिल किया गया था, कि कहा गया था कि इनके सिर में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन बाद में अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। जिसे बालफोर ने नोटोकॉर्ड समझा था वो बक्कल डाइवर्टिकुलम के रूप में जाना जाता है, जिसे मुख गुहा की अंधनालय कहते हैं, जिसे बालफोर ने पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड समझ लिया था। इनके अंदर भी मीजोडर्म का विकास एंडोडर्मल पाउच से होता है, तो इनके अंदर बनने वाली देहगुहा एंटेरोसीलोम कहलाती है,
और प्राणी को एंटेरोसिलोमेटा कहा जाता है। ये सारे के सारे प्राणी यूसिलोमेटा हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, एंटेरोसिलोमेटा हैं। मीजोडर्म का विकास टीलोब्लास्ट को एंडोडर्मल पाउच से होता है और इनके अंदर मीजोडर्मल गोनाड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला है अपना कॉर्डेटा। सबसे लास्ट और सबसे विकसित संघ माना गया है इसे हम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा यानी कि वे प्राणी जिनके अंदर पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है उनको कॉर्डेटा कहा जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट, लेकिन कॉर्डेटा को भी हम एंटेरोसिलोमेटा के अंदर शामिल करते हैं। यानी कि जितने भी आपकी मछलियां हैं, मेंढक हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं, मैमल्स हैं, वो सारे के सारे जितने भी कॉर्डेटा हैं उन सब के अंदर आंत्र प्रकार की देह यानी कि एंटेरोसिलोम पाई जाती है। सीधी सी बात है, तो मानव भी कॉर्डेटा का सदस्य है, तो मानव के अंदर भी एंटेरोसिलोम यानी कि आंत्र प्रकार की देह पाई जाती है। यानी कि भ्रूणीय प्रवर्धन की गैस्ट्रोलावस्था में एंडोडर्मल पाउच से मीजोडर्म का विकास होता है और भ्रूणीय प्रवर्धन की गैस्ट्रोलावस्था में जब इनके अंदर ब्लास्टोपोर यानी कि कोरक रंध्र का निर्माण होता है तो इन प्राणियों को ड्यूटेरोस्टोमिया भी कहा जाता है। ड्यूटेरोस्टोमिया का मतलब ड्यूटेरोज माने आफ्टर यानी कि बाद में, स्टोमिटा यानी कि माउथ। जब माउथ का निर्माण बाद में हो तो सीधी सी बात है, पहला किसका निर्माण होता है? गुदा का निर्माण होता है। तो जब कोरक रंध्र यानी कि ब्लास्टोपोर भ्रूणीय प्रवर्धन की गैस्ट्रोलावस्था में कोरक रंध्र का निर्माण होता है जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, और यदि ब्लास्टोपोर से पहले अगर गुदा का निर्माण होता है तो ऐसे प्राणियों को ड्यूटेरोस्टोमिया कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑल ड्यूटेरोस्टोमिया आर एंटेरोसिलोमेटा एंड ऑल एंटेरोसिलोमेटा आर ड्यूटेरोस्टोमिया, ऑल ड्यूटेरोस्टोमिया आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ऑल ड्यूटेरोस्टोमिया हैज़ एंडोडर्मल पाउच कन्वर्टेड इनटू मीजोडर्म। तो इनके अंदर एंट्रो प्रकार की सीलोम पाई जाती है और इनके अंदर अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो आज की टेबल से हमने बहुत कुछ सीखा है। काफ़ी शॉर्टकट तरीका है किसी भी एनिमल के क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। इससे आगे जो संबंधित वीडियो जो आती रहेंगी वो काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी रहेंगी, जिनको हम काफ़ी ईजी तरीके से इनका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और इससे संबंधित आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।